जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग महात्मा गांधी के बारे में शुरू किए थे और गांधी युग के बारे में बताए थे। गांधी युग में हम महात्मा गांधी के आंदोलन भी बताए थे। इससे पहले कुछ क्वेश्चन वगैरह हम पूछते हैं, आप लोग उसका जवाब दीजिएगा। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उनका जो माता का नाम था वो क्या था? पुतलीबाई, और उनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। इसमें दोनों नाम में मतलब लोग क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस दोनों नाम को हम लोग याद कैसे रखें, ये मतलब मुख्य बात होता है। तो चलिए देखिए, जो भी मतलब अपना बेटा होता है या लड़का होता है वो अपनी माँ के आंखों का तारा होता है। तो आंख में क्या होता है? पुतली। तो इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। और पत्नी का तो अंगूठी का नगीना होता है, पकड़ कर रखे रहती है, छोड़ेगी तभी आप जाइएगा। तो पत्नी का तो अंगूठी का नगीना होता है, माँ के आंख का तारा होता है। समझ में आया? तो इनकी जो पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, और इनकी माता का नाम था पुतलीबाई। और इनके पिताजी जो थे कहाँ पे थे? गुजरात में एक जिला है जिसका नाम है क्या? राजकोट। वहाँ पे क्या थे? मुनीम थे। चलिए, इनको आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो इनको आंदोलन की प्रेरणा जो था वो लियो टॉल्स्टॉय की एक बुक पढ़े थे, उससे मिली थी। देखिए, लियो टॉल्स्टॉय जो था वो बहुत मतलब ज़्यादा आंदोलन के मतलब नेतृत्व करता था, और उससे जो महात्मा गांधी ने जो आंदोलन की प्रेरणा लिया वो 4 भागों में लिया। चलिए, ये मतलब पिछले क्लास में हम नहीं बताए थे, इस क्लास में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, पहले क्या कीजिए, महात्मा गांधी का रूल देखिए। लियो टॉल्स्टॉय की किताब से ही वो प्रभावित थे, तो महात्मा गांधी का देखिए रूल। कभी कभी ये दे देता है, यूपीएससी पीसीएस वगैरह के एग्जाम में दे देता है कि इसको सजाइए। तो 4 भाग में महात्मा गांधी ने क्या किया था? बांटा था। किसको? अपनी आंदोलन को सफल बनाने के लिए। अगर आप किसी भी आंदोलन को सफल बनाना चाहते हैं तो 4 भागों में बांटकर आप सफल बना सकते हैं। ये रूल जो है ये महात्मा गांधी ने किससे सीखा था? लियो टॉल्स्टॉय के बुक से। पहले क्या कर रहे थे? सत्याग्रह। क्या कीजिए? सत्याग्रह कीजिए। मतलब सत्याग्रह का मतलब हुआ कि आप सत्य के लिए आग्रह कीजिए। महाराज, हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप मान जाइए। उसके बाद से क्या कीजिए? अगर फिर भी बात न बने तो भूख हड़ताल कीजिए। जैसे जो महात्मा गांधी थे वो पहले सत्याग्रह, देखिए महात्मा गांधी हो गए या फिर अन्ना हजारे हो गए या अरविंद केजरीवाल हो गए, ये लोग भी महात्मा गांधी के रूल को ही फॉलो किए हैं। अभी आपको पता चलेगा धीरे धीरे क्यों फॉलो किए हैं। देखिए, सबसे पहले जो अरविंद केजरीवाल थे, अरविंद केजरीवाल ने क्या किया था? जो वहाँ की मतलब क्या नाम था? शीला दीक्षित। तो उनसे क्या किया था? सत्याग्रह किया था कि मतलब बिजली बिल के ही लिए मुख्य मुद्दा उस वक्त उठा था। तो बिजली बिल के लिए वो सत्याग्रह किए थे कि आप बिजली के बिल को जो है वो माफ़ कीजिए। इतना जो बोरा में भर भर के जो बिल भेजवा रही हैं वो कौन चुकाएगा बिजली बिल? तो उसको माफ़ कीजिए। लेकिन शीला दीक्षित जी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो क्या किए? भूख हड़ताल पे बैठ गए। महात्मा गांधी का ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अपनाया जा रहा है, भूख हड़ताल। उसके बाद से 2 नंबर पे क्या था? भूख हड़ताल। उसके बाद से क्या किए? भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जैसे अगर आप लोगों के सवाल जवाब के लिए, लोगों के लिए अगर आप भूख हड़ताल पे बैठते हैं तो लोगों की सहानुभूति, लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ने लगती है, और आपकी आंदोलन मतलब क्या होती है? सफल होने के लिए मतलब प्रेरित हो जाती है। तो भूख हड़ताल की प्रेरणा किससे लिए थे महात्मा गांधी? रस्किन से लिए थे। किससे लिए थे? रस्किन से। और तीसरा पे आते हैं बहिष्कार। महात्मा गांधी कहते हैं अगर फिर भी ना हो, फिर भी अगर आपका आंदोलन सफल ना हो तो आप बहिष्कार कीजिए। चलिए आइए, बहिष्कार कीजिए, बहिष्कार कीजिए, और उसके बाद से हड़ताल कीजिए। चलिए तो देखते हैं कैसे। देखिए, महात्मा गांधी का प्रथम क्या था उद्देश्य? आप सत्याग्रह कीजिए, सत्य के लिए आग्रह कीजिए। अगर फिर भी अगर नहीं मान रही है सरकार, या फिर जो आपके सामने वाला बात नहीं मान रहा है, आप भूख हड़ताल कर दीजिए। भूख हड़ताल कीजिएगा, लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ेंगी। तो आप क्या कीजिए? भूख हड़ताल। अगर फिर भी नहीं माने तो आप बहिष्कार कर दीजिए। जो अरविंद केजरीवाल जी थे, बहिष्कार कर दिए। बिजली का जो बिल था वो बोरा में भर कर ले जाकर उनके सामने बोले हम नहीं देंगे, जाओ, हम बिजली बिल देवे नहीं करेंगे। तो फिर यही हुआ, जब बिजली बिल नहीं देंगे तो प्रशासन घर पर आएगा, तो प्रशासन आया, पुलिस आया, और जब पुलिस आएगा तो हड़ताल कर दीजिए। क्या कर दीजिए? हड़ताल कर दीजिए। हो गया 4। जैसे हड़ताल कीजिएगा आपका आंदोलन हो जाएगा सफल। महात्मा गांधी भी सेम कॉन्सेप्ट अपनाते थे। पहले सत्याग्रह किए, सत्य के लिए आग्रह कि आप लोग मान जाइए, 3 कठिया पद्धति को छोड़ दीजिए। खेड़ा सत्याग्रह किए कि आप मिल मजदूर जो है उसको, उनके ऊपर मिल मजदूर आंदोलन किए कि उनके ऊपर अत्याचार मत कीजिए। उसके बाद भी अगर नहीं हुआ तो फिर अहमदाबाद मिल मजदूर में क्या किए? भूख हड़ताल कर दिए। फिर भी नहीं हुआ तो 1920 में बहिष्कार कर दिए अंग्रेजों का, कि सभी ने मतलब क्या 1920 में बहिष्कार कर दिए। उसके बाद से हड़ताल कर दिए, भारत छोड़ो आंदोलन।
समझ में आया। तो ये महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट पे आपके अन्ना हजारे जी भी चले हैं, इसी कॉन्सेप्ट पे अरविंद केजरीवाल जी भी चले हैं। तो ये देखिए यूपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, जितने भी मतलब पीसीएस लेवल का एग्जाम होता है जिसमें आपको कर्मचारी नहीं अधिकारी बनाया जाता है, उसमें जबरदस्ती जीएस क्यों घुसेड़ा जाता है? क्योंकि उसको पता है कि तुम पढ़ो इतिहास और सीखो। इतिहास से हमने यही सीखा कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा, लेकिन तुम इतिहास से सीखो। क्या सीखोगे? कि अभी वो सत्याग्रह कर रहा है, आगे चलकर वो भूख हड़ताल पे बैठेगा, उसके बाद से बहिष्कार करेगा, हड़ताल करेगा। इससे पहले तुम अधिकारी हो, तुम समझो कि अभी वो सत्याग्रह कर रहा है, अभी उसका बात मान जाओगे तो तुम फायदे में रहोगे। इसलिए यूपीएससी हो गया या फिर बीपीएससी हो गया, उसमें जानबूझकर मतलब हिस्ट्री या फिर जीएस का सिलेबस क्या किया जाता है, घुसेड़ा जाता है, ताकि आप लोग पढ़िए और इससे सीखिए कि अभी ये जो चार रहा है। तो ये महात्मा गांधी के किससे लिए थे? ये लियो टॉल्स्टॉय से प्रभावित होकर ये चार बातें महात्मा गांधी ने बताई थी, और इसी का प्रयोग करके इन्होंने भारत का भी आज़ाद किया था। क्या इसमें हिंसा कहीं पे आ रहा है? कहीं पर नहीं आ रहा है। समझ में आया? तो ये था महात्मा गांधी का चार राह था, जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपनी आंदोलन को सफल बना सकते हैं। समझ में आ गया? चलिए, महात्मा गांधी के बारे में हम और आगे बताए थे कि महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को कहाँ पे आए थे? भारत में आए थे। उसके बाद से महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन शुरू होता है। 1917 में क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। तीनकठिया पद्धति के विरोध में किए थे, इसमें भी महात्मा गांधी सफल हो गए। 1918 में क्या किए थे? खेड़ा सत्याग्रह किए थे, इसमें भी महात्मा गांधी सफल हो गए। 1918 में ही क्या हुआ था? अहमदाबाद मिल मजदूर, इसमें भी महात्मा गांधी क्या किए थे? मजदूरों को 15% मतलब अंग्रेज कह रहे थे बोनस देने के लिए, और जो महात्मा गांधी थे वो बोल रहे थे कि नहीं 30% बोनस मिलना चाहिए, तो 30% बोनस उनको दिला दिए, इसमें भी वो सफल रहे। तो हम पिछले क्लास में आपको बताए थे कि महात्मा गांधी के साथ कौन कौन आ चुके हैं। तो देखिए, विद्यार्थी आ चुके हैं, क्योंकि विद्यार्थी उसी के साथ जाएगा जो क्या होगा, सही होगा। क्योंकि विद्यार्थी जो है वो पढ़ा लिखा होता है, वो छोटा बच्चा नहीं होता है कि चॉकलेट देकर फुसला ले जाइएगा। समझ में आया? तो ये विद्यार्थी भी चली गई। महिला चली गई क्योंकि वो शराब के सख्त विरोधी थे। किसान चले गए क्योंकि उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, और क्या किया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। मजदूर भी चले गए क्योंकि अहमदाबाद मिल मजदूर थी है। तो मिला जुला कर सभी वर्ग महात्मा गांधी के साथ हैं, लेकिन एक मुसलमान वर्ग जो है वो अभी महात्मा गांधी के साथ नहीं है। तो अब महात्मा गांधी ने मुसलमानों को अपने तरफ कैसे किया, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। देखिए, जब आप वैश्विक लेवल पे जब देखेंगे, वैश्विक लेवल पे, तो तुर्की एक राज्य है। तुर्की जो है वो धार्मिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे अयोध्या हो गया, मथुरा हो गया, ये हिंदू धर्म का जो मतलब पवित्र स्थल माना जाता है, अयोध्या या फिर मथुरा। यहाँ पे कृष्ण जी का जन्म या इधर राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। तो इसमें तो ये क्या था, हिंदू धर्म के अनुसार इसको पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार जो तुर्की है उसको मुस्लिम धर्म के अनुसार क्या माना जाता है? पवित्र स्थल माना जाता है, वो धार्मिक स्थल है। तो उसका विभाजन अंग्रेजों ने क्या किया था? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने क्या किया था कि तुर्की का विभाजन कर दिया। अब देखिए, अंग्रेज जो सब थे ये वादा बहुत करते थे, उसी प्रकार वादा करते थे जिस प्रकार आज के नेता वादा करते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था? गांधी जी से भी उन्होंने वादा किया था कि तुम सेना भर्ती कराओ प्रथम विश्व युद्ध में, और प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम क्या करेंगे? देश को आज़ाद कर देंगे। लेकिन किया क्या? नहीं किया, और नहीं तो और वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। तो ये वादा करने में बहुत आगे रहते थे अंग्रेज। तो इन अंग्रेजों ने क्या किया था? मुसलमानों से भी वादा किया था। क्या वादा किया था? कि आप लोग क्या कीजिए, हमारा साथ दीजिए युद्ध में, अगर हम युद्ध जीतते हैं तो क्या करेंगे, आपका जो तुर्की का विभाजन है वो हम नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेज ठीक पलट गए, क्योंकि आजकल के नेता भी वैसा ही है। तो वो पलट गए और क्या बोले, जैसे ही मतलब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तुर्की का विभाजन कर दिया। और जैसे ही तुर्की का विभाजन हुआ, मुसलमान सब सख्त विरोधी हो गए। तुर्की का विभाजन किया, और तुर्की में क्या क्या कर दिया? जैसे ही तुर्की का विभाजन किया, जो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सब क्या किया? तुर्की को प्रसाद की तरह बांट लिए। तुर्की का कुछ हिस्सा ये हमारा रहेगा, कुछ हिस्सा ये हमारे पास रहेगा। ये सब मतलब ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये सब आपस में बांट लिए, और तुर्की पर कुछ समझौता भी थोप दिया, तुर्की का विभाजन कर दिया। तो इसमें क्या हुआ और क्या किया? जो तुर्की है, तुर्की का विभाजन 1919 में हो गया। तो 1919 में जब विभाजन हुआ तो खलीफा पद को समाप्त कर दिया। देखिए, मुस्लिम धर्म के जो आखिरी पैगंबर थे वो क्या थे? मोहम्मद साहब थे। उसके बाद से कुरान शरीफ को क्या किया गया था? मूल आधार मानकर, और मुस्लिम धर्म को आगे बढ़ाया गया। और उस मुस्लिम धर्म का राह दिखाने वाले को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। तो खलीफा को क्या कहा जाता है? मुस्लिम धर्म का सबसे मतलब जानकार व्यक्ति माना जाता है खलीफा के पद को। तो ये तुर्की में था। तो अंग्रेजों ने क्या किया? खलीफा पद को ही समाप्त कर दिया। अब जो मुसलमान लोग थे वो और भड़क गए, और तो और क्या किए थे?
मुस्लिम के टोपी पहनना, महिलाओं का बुर्का पहनना और हिजाब, इन सब पर रोक लगा दिया अंग्रेजों ने कि आप ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब इससे ऑल ओवर जितना भी वर्ल्ड है वहाँ सब जहाँ जहाँ पे मुस्लिम थे सब जगह विरोध होना शुरू हो गया कि आप तुर्की का विभाजन क्यों कर रहे हैं। और तो और टोपी पहनने से भी रोक दिया। मोदी जी को भी एक मौलाना जी थे, वो गए थे टोपी पहनाने के लिए लेकिन वो टोपी पहनने से इनकार कर दिए, बोले मेरे को टोपी पहनाएगा तू पूरे इंडिया को हम टोपी पहनाए हैं, तुम हमको टोपी पहनाओगे वो भी 15-15 लाख का टोपी तो नहीं पहने। समझ में आया। तो तुर्की का विभाजन कब हुआ था? 1919 में खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था और मुसलमानों का जो टोपी पहनना, महिलाओं का बुर्का हिजाब पहनने पर रोक लगा दिया गया था। ऑल ओवर इंडिया, जो ऑल ओवर वर्ल्ड का मुसलमान विरोध कर रहे थे। इसी में क्या हुआ था, इंडिया में भी जो मुसलमान थे वो विरोध कर रहे थे और इंडिया में शुरू हो गया था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो शुरू किए थे मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों लोग मिलकर इंडिया में खिलाफत आंदोलन को शुरू किए थे। और इसमें क्या हुआ था, देखिए महात्मा गांधी का भी यहाँ पे दिमाग देखिए, हम क्या बोलते हैं, इस बंदे का जो खोपड़ी है दिमाग बहुत तेज है यहाँ देखिए इनकी दूरदर्शिता देखिए। चूंकि देखिए तुर्की विभाजन का विरोध पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, पूरे मतलब दुनिया में हो रहा है। तो ये देखिए किसी भी धार्मिक मामला में अगर आप हस्तक्षेप करते हैं ना तो निश्चित रूप से मतलब ये मतलब समझ जाइए कि आप हार जाएंगे, आप जीतने वाले नहीं है। क्योंकि धर्म के नाम पे नो, आप देखिए अगर धर्म के नाम पे लड़ाना बहुत ईजी होता है और धर्म के नाम पे लोगों को इकट्ठा करना भी बहुत ईजी होता है। तो महात्मा गांधी भी समझ गए थे कि धर्म में हस्तक्षेप किया अंग्रेजों ने तो ये इनको हारना ही पड़ेगा, ये आज नहीं तो कल तुर्की का विभाजन रद्द होगा ही होगा। तो महात्मा गांधी तो दूरदर्शी थे, उन्होंने सोचा कि सभी वर्ग के लोग हमारे साथ हैं, एक मुस्लिम वर्ग मेरे साथ नहीं है, हम क्या करते हैं इस जो खिलाफत आंदोलन हो रहा है हम इसका क्या करते हैं, समर्थन कर देते हैं। तो महात्मा गांधी, क्योंकि एक हफ्ते या फिर 2 हफ्ते जितना दिन भी लगे लेकिन ये तुर्की विभाजन रद्द होना ही पड़ेगा और इसका पूरा जो क्रेडिट है वो मेरे पास चला आएगा। तो महात्मा गांधी का सोच कुछ ऐसा ही था, ये किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो महात्मा इंडिया में जो क्या हो रहा था, खिलाफत आंदोलन कौन, जो इंडिया के मुसलमान थे वो विरोध कर रहे थे कि आप तुर्की का विभाजन जो है उसको रद्द कीजिए। तो इसमें मोहम्मद अली और शौकत अली और यहाँ पे बहुत सारे मुस्लिम जो थे वो लुंगी पहन कर क्या किए थे, अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और बैठे थे। उसी में महात्मा गांधी धोती पहन कर चले आए हम मुस्लिमों ने देखा या खुदा ये कौन है फिर देखे महात्मा गांधी, सुभान अल्लाह, आइए आइए आपका स्वागत है। महात्मा गांधी आए और इसकी अध्यक्षता कर दिए, खिलाफत आंदोलन की क्या कर दिए, अध्यक्षता कर दिए। और ठीक 1 हफ्ते बाद ही क्या हुआ, तुर्की का विभाजन रद्द हो गया मुसलमान खुश, या अल्लाह हिफाजत करना मेरे इस बंदे महात्मा गांधी का, बहुत अच्छा व्यक्ति है, तुर्की का विभाजन रद्द करवा दिया। देखिए तुर्की का विभाजन रद्द होना फिक्स था कि नहीं था, बिल्कुल फिक्स था, लेकिन महात्मा गांधी पूरा क्रेडिट क्या किया, अपने ऊपर ले लिया। अगर 5-6 दिन 1 हफ्ता और लेट किए रहते तो क्या वो क्रेडिट ले पाते, नहीं ले पाते। लेकिन महात्मा गांधी क्या हुए, क्रेडिट अपने पास ले लिए और अब मुसलमान वर्ग भी क्या हुआ, महात्मा गांधी के साथ आ गया। तो महात्मा गांधी का खोपड़ी देखिए कितना तेज है, बहुत दूरदर्शी थे महात्मा गांधी। देखिए तो महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में क्या किए थे, अध्यक्षता कर दिए। और कहाँ पे किए थे, तो फिरोज शाह कोटला मैदान है, जी फिरोज शाह कोटला मैदान का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। अब तो यही हो गया, अरुण जेटली साहब जी वकील थे, उनके नाम पे कुछ और रखना चाहिए था। चलिए ये राजनीतिक मामला हो जाता है। अरुण जेटली जी तो वो एक लॉयर थे, समझ में आया। और ये क्रिकेटर का मतलब यहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है फिरोज शाह कोटला मैदान में, चलिए अलग बात है। उसके बाद से क्या हुआ, जैसे ही तुर्की का विभाजन रद्द हुआ तो अब देखिए तुर्की में क्या हुआ, संविधान पारित किया गया। क्या संविधान पारित किया गया कि अब वहाँ पे लोकतंत्र रहेगा, क्या रहेगा, तुर्की में लोकतंत्र रहेगा और वहाँ पे अब चुनाव किया जाएगा। और चुनाव करके वहाँ पे जो खलीफा है, खलीफा एज ए राष्ट्रपति की तरह रहेगा। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति जी है, राष्ट्रपति का क्या काम होता है, प्रधानमंत्री की सलाह लेना, समझ में आया। तो राष्ट्रपति अपने मन से कुछ नहीं कर सकता है, मंत्रिमंडल के सलाह पे ही पूरा कार्य करता है। जब पॉलिटी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे भी आपको बताएंगे राष्ट्रपति क्या है क्या नहीं है। एक प्रकार से समझ जाइए जो शादी में फूफा जी होते हैं ना उनका कोई काम नहीं होता, वो रिसिया भी जाएंगे, खिसिया भी जाएंगे, तो शादी जो है वो रद्द नहीं होने वाला है, शादी टूटने वाला नहीं है, शादी हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति जी है एज ए फूफा जी की तरह। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये जो फूफा जी है ना कभी दामाद हुआ करते थे और उनके आने पे सभी लोग खड़ा हो जाया करते थे, बहुत ज़्यादा इज्जत मिला करता था। तो ये भी याद रखिएगा, राष्ट्रपति के साथ में फूफा जी मानिएगा लेकिन इनको क्या कीजिएगा, एज ए दामाद की तरह पहले वैल्यू दिया जाता था। तो उसी प्रकार एज ए राष्ट्रपति का कोई उतना पावर नहीं होता है, समझ में आया। यहाँ इंडिया की बात हम बता रहे हैं तो एज ए राष्ट्रपति की तरह। तो तुर्की में क्या होगा, संविधान सभा पारित होगा, वहाँ पे लोकतंत्र का चुनाव होगा और खलीफा पद की स्थापना, मतलब खलीफा जो होंगे वहाँ पे एज ए राष्ट्रपति की तरह कार्य करेंगे। समझ में आया इतना बात। तो
अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने तुर्की का विभाजन कर दिया और वहाँ का खलीफा पद को दोबारा से लाया एज ए राष्ट्रपति के रूप में। समझ में आया इतना बात। अब देखिए जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के साथ कौन कौन आ गया, महिलाएं भी आ गई, विद्यार्थी भी आ गया, किसान भी आ गया, मजदूर भी आ गया और मुस्लिम वर्ग भी आ गया। मतलब अब महात्मा गांधी के बाद पास जो है वो सभी लोगों की सहानुभूति है, सभी लोगों का सपोर्ट है। अब महात्मा गांधी सोचे कि कुछ बड़ा करते हैं, लेकिन इससे पहले ही छोटा सब अंग्रेज क्या किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दिया। बहुत ही मतलब ये सही नहीं हुआ, लेकिन इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हो गया। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो पृष्ठभूमि है इसके बारे में आप समझिए। अगर ये पृष्ठभूमि आपको समझ में आ जाएगा ना तो ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ क्यों था। तो इसके बारे में हम समझाना शुरू करते हैं। देखिए अंग्रेज जितना भी मतलब विरोधी थे, जो अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे कि भारत को स्वतंत्र करो या फिर भारत को आज़ाद करो, तो अंग्रेज क्या करते थे, वो उन विरोधियों को पकड़कर जेल में डाल देते थे। और भारत में देखिए वो कोई भी विरोध करेगा तो अंग्रेज जायज़ सी बात है कि उसको पकड़कर क्या करेगा, जेल में डालेगा। जेल में डालेगा तो यहाँ पे भारत में एक से एक वकील थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे महात्मा गांधी खुद वकील थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो भी वकील थे, एक से एक बड़े बड़े वकील थे। वो क्या करते थे, वकालत करके जाके कोर्ट में और उन जो विरोध कर रहे थे कि भारत के मतलब स्वतंत्रता संग्रामी थे, उन सभी को वापस छोड़ा लेते थे। विरोध फिर शुरू हो जाता था कि भारत को आज़ाद करो। अंग्रेज सब तंग आ गया था, ये हो क्या रहा है, हम इसको पकड़कर जेल में डाल रहे हैं, ये वकील सब भारत का इतना अच्छा वकील है जो टॉप करके आया है लंदन से, वो जा रहा है छोड़ा कर लेकर चला आ रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। तो अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कानून लाया जाए जो क्या हो कि केवल शक के आधार पर हम लोगों को गिरफ्तार कर ले, और क्या करे, ना उनको दलील करने का ऑप्शन मिलेगा, ना अपील करने का ऑप्शन मिलेगा, और ना ही मतलब वकील रखने का ऑप्शन मिलेगा। और जब वकील रखने का ऑप्शन ही नहीं होगा तो इंडिया का वकील लंदन से टॉप करके आए या किसी भी यूनिवर्सिटी से टॉप करके आए, ना वो जज के पास जाएंगे और ना ही इसको छोड़ा कर ला पाएंगे और ना ही दोबारा विरोध शुरू होगा। अंग्रेजों का ये जो था वो पूर्व प्लानिंग था। तो इसी को लेकर इन्होंने क्या किया, एक रॉलेट एक्ट नाम का एक क्या किया था। देखिए जालियांवाला 1919 में हत्याकांड ये हुआ था, इसमें एक रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पारित कराया गया था, जिसका ओरिजिनल नाम था एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट। एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, इसमें क्या था, कोई आपको दलील नहीं सुनेगा। जैसे दलील देखिए गांव में जब दरोगा आता है तो नहीं दलील दिया जाता है, दरोगा साहब हम थोड़ी थे, बगल वाला था वो जैसे कर दिया, हम ऐसा नहीं किए हैं, वो कोई और था, आप गलती से हमको पकड़ लिए हैं। तो ये होता है दलील देना। गांव के लोग बहुत सीधा होते हैं, वो कोई आ जाएगा ना, एक सिपाही भी आएगा, दरोगा साहब हम थोड़िए थे, वो था यहाँ कोई भी कमिश्नर आ जाएंगे, दरोगा साहब हम थोड़िए थे, डीजीपी आ जाएंगे, अरे दरोगा साहब हम तो, सबको दरोगा बोलता है। गाँव में बहुत सीधे लोग होते हैं। तो आपको दलील करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा कि हम नहीं थे दूसरा कोई था, ये कुछ नहीं, आपको शक के आधार पर केवल गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अपील भी नहीं करने दिया जाएगा। ना आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं पर आपको वकील मतलब अपील करने भी नहीं दिया जाएगा, और वकील तो आपको रखने ही नहीं दिया जाएगा। वरना भारत में तो एक से एक वकील थे, महात्मा गांधी जो टॉप करके आए थे, आपको छुड़ा ले जाएंगे। तो आपको बैकग्राउंड इसका बता चुके हैं, समझ में आया। तो वकील रखने की भी इनको अनुमति नहीं थी, समझ में आया। तो इसको मतलब क्या किया था, जो अंग्रेज थे वो 19 मार्च 1919 को पारित करा लिया अपने इंग्लैंड के संसद से। और उसके बाद से जब इसको लेकर इंडिया में आए तो इंडिया में इसका मतलब पूर्ण रूप से इसका विरोध होने लगा। महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा। महात्मा गांधी ने इसको क्या कहा, काला कानून कहा। क्वेश्चन पूछा हुआ है, महात्मा गांधी ने काला कानून किसे कहा है, तो महात्मा गांधी ने काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा है। समझ में आया। तो ये महात्मा गांधी ने, इसी में क्या थे, जैसे ये कानून बनकर इंडिया में आया, इंडिया में जो एक थे स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन शुरू कर दिया। 30 मार्च 1919 को क्या हुआ, कर मत दो आंदोलन शुरू हो गया। समझ में आया। तो जैसे ही मतलब ये रॉलेट एक्ट आया तो रॉलेट एक्ट के ही मतलब क्या हुआ था, कर मत दो आंदोलन शुरू हो गया। लेकिन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाएगा। क्वेश्चन घुमाएगा कैसे, पूछेगा कर मत दो नारा किसने दिया था। तो कर मत दो नारा जो था वो किसने दिया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दिया था। एक बलसाड़ था, जो बलसाड़ जो गुजरात में पड़ता है, गुजरात में ही महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो बलसाड़ के गुजरात में क्या हुआ था, 1924 में एक डकैती टैक्स लेते थे अंग्रेज। डकैती टैक्स में देखिए क्या करते थे अंग्रेज, सब बहुत चोट्टा था, सब लूट लेता था किसी को भी। डकैती टैक्स के नाम पे क्या कहता था कि तुम लोग हमको डकैती टैक्स दो,
अगर तुम लोग हमको डकैती टैक्स दोगे तो हम तुम्हारे घर का रखवाली करेंगे, तुम्हारे घर पे अगर चोरी हो रहा है तो वहाँ पे हम दरोगा भेजेंगे अपना कि जाओ देखो क्यों चोरी हो गया, क्या हुआ है। अगर तुम हमको डकैती टैक्स नहीं दोगे तो तुम्हारे घर जल जाए, भाड़ में जाए या फिर चोरी हो जाए, हमको कोई मतलब नहीं है, तुम जानो। और जो डकैती टैक्स देता था उसके घर मतलब अंग्रेज रखवाली करते थे, और जो नहीं देता था उसको अंग्रेजी में जाकर लूट लेते थे। चुट्टा सबको देख रहे हैं, डकैती टैक्स दो तो तुम्हारा घर सुरक्षित रहेगा, नहीं दोगे तो हम खुद लूट लेंगे। तो वहाँ पे पहुंचे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी खोपड़ी जो था ना, बहुत टेढ़ा आदमी थे वो, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंचे और वहाँ पे नारा दिए, कर मत दो नारा दे दिए। समझ में आया, 1924 की बात है ये। तो कर मत दो नारा दिए, और वहाँ पे क्या हुआ था, जो महिलाएं थी उन सबको साथ में लिए और मर्चा पाउडर पिसवा कर रखवाना शुरू किए। बोलो आओ अब अंग्रेजों को, और बोले कर मत दो, अंग्रेज आए इसको कूच उच के अंग्रेज को भी मत दो। मतलब कर मत दो, अंग्रेज को भी मत दो। तो ये कर मत दो जो नारा था वो किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बलसाड़ सत्याग्रह में दिया था, गुजरात के। समझ में आया। लेकिन यहाँ पे कौन है? स्वामी श्रद्धानंद है। कर मत दो आंदोलन 30 मार्च 1919 को चालू किया था इन्होंने। इसी वक्त में क्या हुआ, रॉलेट एक्ट के तहत ही कि पंजाब के प्रसिद्ध नेता थे, दो प्रसिद्ध नेता, एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा का नाम था सत्यपाल मलिक। तो ये किचलू उधर का टाइटल होता होगा, इधर बिहार साइड में तो नहीं है ऐसा कोई टाइटल। तो ये पंजाब के दो नेता थे, सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक। इन दोनों को अंग्रेजों ने क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। और जैसे गिरफ्तार हुआ पंजाब में, मतलब एक प्रकार से ये प्रसिद्ध नेता थे, तो वहाँ पे एक आंदोलन शुरू हो गया कि ये मतलब क्यों गिरफ्तार किए हो। और ये रॉलेट एक्ट का तो मतलब पहले से ही विरोध चल रहा था, अब इनके विरोध में ही मतलब क्यों गिरफ्तार हुए हैं। शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था, एकदम पूर्ण शांति रूप से, किसी भी प्रकार का कोई हथियार वहाँ पे नहीं था। समझ में आया। इससे पहले देखिए इनको गिरफ्तार किया गया। और तो और देखिए 8 अप्रैल को क्या किया गया था, महात्मा गांधी भी बोले कि हम भी आएंगे पंजाब में विरोध करने के लिए। ठीक है, 8 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब में विरोध करने के लिए आ रहे थे। कौन आ रहे थे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी 8 अप्रैल को पंजाब में आ रहे थे विरोध करने के लिए। अंग्रेज सब देख लिया, अरे ये बुढ़वा जाएगा तो आंदोलन को जरूर सफल बना देगा, एक काम करो इसको गिरफ्तार करो। 8 अप्रैल को महात्मा गांधी पंजाब की तरफ आ रहे थे, अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया महात्मा गांधी को, और दिल्ली से ये पंजाब की ओर जा रहे थे। तो इनको क्या किया, चूहादानी, जैसे चूहादानी में होता है ना, चूहा को पकड़कर एक घर से ले जाकर उधर सरेह में छोड़ाते हैं लोग। सरेह समझते हैं, खेतमानी, उधर जिधर खेती वगैरह होता है उधर ले जाकर छोड़ाते हैं। जैसे घर में अगर चूहा पकड़ाया है ना चूहादानी में, तो उसको लेकर जाएंगे और उधर खेत वगैरह में छोड़कर चले जाएंगे कि तुम जाओ उधर रहो, घर में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। ठीक यही काम जो थे अंग्रेज महात्मा गांधी के साथ किए। वो दिल्ली से पंजाब की तरफ जा रहे थे कि हमको क्या करना है, आंदोलन को सफल बनाना है, ये रॉलेट एक्ट के विरोध में जो जलियांवाला बाग हो रहा है उसमें सम्मिलित होना है। 8 अप्रैल को क्या हुआ, उधर वहां से चले, लेकिन अंग्रेज जो थे वो महात्मा गांधी को दिल्ली से उठाए, दिल्ली से गिरफ्तार की और ले जाके गुजरात में छोड़ दिए। बोले जाओ उधर गुजरात घूमो, अपना एरिया है, जाओ अपने एरिया में घूमो, इधर का ही कहाँ पे आओगे। अब महात्मा गांधी उधर गुजरात से कितना चलेंगे, पंजाब थोड़ा दूरी पे है गुजरात से और दिल्ली से थोड़ा नजदीक था। तो इस तरह से मतलब क्या किया था, महात्मा गांधी को घुमाकर उधर गुजरात साइड में ले जाकर छोड़ दिए। और उसी देखिए 8 अप्रैल को और 13 अप्रैल को क्या हुआ था, सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी पर 13 अप्रैल 1919, कब 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण विरोध हो रहा था। कहाँ पे? अमृतसर के जलियांवाला बाग में। अमृतसर में एक जलियांवाला बाग है, वहां पे क्या हो रहा था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था, किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, शांतिपूर्ण लोग वहां पे विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमारे जो नेता हैं उनको गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। अब इसमें क्या हो गया, जैसे ही मतलब ये शांतिपूर्ण, देखिए एक मतलब यहाँ इसी में का एक आदमी था जिसका नाम था हंसराज। हंसराज नाम का एक व्यक्ति था जिन्होंने अंग्रेजों को सूचना दे दिया। हम आपको पहले ही बोलते आ रहे हैं कि जो दिल को जो तकलीफ है ना वो अपने लोग ही पहुंचाते हैं, गैरों को तो पता भी नहीं होता है कि दिल दुखता किससे है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या अंग्रेज है, ये हंसराज अंग्रेज तो नहीं है, कोई इंडियन ही है, और ये जाकर अंग्रेजों से मिल गया और अंग्रेजों को सूचना दे दी कि जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, हजारों की संख्या में वहां पे भीड़ जुटी हुई है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है, हो सकता है कि आपकी सत्ता को उखाड़ फेंका जाए। अब इस हंसराज की बात सुनकर एक अंग्रेजी जो वहाँ का गवर्नर था, पंजाब का जो गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर जनरल, क्योंकि 1857 की क्रांति आपको पढ़ाई नहीं है, 1857 की क्रांति में ही क्या हुआ था ये सब आया था, 1857 की क्रांति में आपको विस्तार से बताएंगे। तो जो वहाँ का गवर्नर था, पंजाब का गवर्नर था, उसका नाम था ओ डायर। क्या नाम था? ओ डायर। उसने क्या किया कि
आदेश दिया। किसको आदेश दिया? तो गोरखा रेजिमेंट को आदेश दिया, गोरखा रेजिमेंट। और गोरखा रेजिमेंट का जो सेनापति था उसका नाम था आर डायर। तो यहाँ पे ओ डायर और आर डायर में आप लोग कंफ्यूज रहिएगा कि आदेश कौन दिया और रिसीव कौन किया। तो ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर कौन देता है? सीनियर होगा। तो ओ डायर ऑर्डर दिया और रिसीव करेगा, ऑर्डर को रिसीव कौन करेगा? तो आर डायर रिसीव करेगा। समझ में आया? तो ओ डायर और आर डायर। तो सूचना कौन दिया? हंसराज, एक मतलब कोई दगाबाज व्यक्ति, गद्दार व्यक्ति ही था जो अंग्रेजों को सूचना दिया। और इसमें जो वहाँ का गवर्नर जनरल था ओ डायर, उसने क्या किया? गोरखा रेजिमेंट को बनाया। गोरखा रेजिमेंट में कौन थे? आर डायर। और आर डायर को इसने आदेश दिया कि जाओ और भून दो गोलियों से इन सभी काफिरों को। मतलब अंग्रेजों का देख रहे हैं चालाकी। देखिए अब यहाँ पे तो जब कांड हुआ, इसी को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। 1919 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। किसने कराया था? तो वहाँ के जो अंग्रेज थे, अंग्रेज का नाम क्या था? ओ डायर। देखिए भारत के जो गवर्नर जनरल थे उस समय चेम्सफोर्ड थे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम था चेम्सफोर्ड। उन्होंने भी कहा था कि ये गलत हुआ है, लेकिन देखिए जो अंग्रेजी गवर्नर था ओ डायर, ओ डायर ने आदेश दिया, आर डायर ने क्या किया? गोली चलवा दिया और अंधाधुंध गोली चलाया गया वहाँ पे। मतलब पूरा रक्त की नदी बह गई वहाँ पे जलियांवाला बाग में। और वहाँ पे एक छोटा सा कुआं था, उस कुआं में लोग कूदने लगे क्योंकि वो उनको लगा कि कुआं में कूद कर शायद हम बच जाए। और एक ही दरवाजा था उस वो जो रूम था उसमें एक ही दरवाजा था। जो बाग था, बाग का एक ही दरवाजा था और चारों तरफ से बाउंड्री था। और उस दरवाजे पर ही खड़ा होकर अंग्रेज फायरिंग कर रहे थे और बीच में एक कुआं था। लोग कुआं में कूद कूद कर सोचे कि इससे बच जाएंगे। पूरा कुआं भर गया, लेकिन फिर भी उसने गोली मारना बंद नहीं किया। लोगों की मतलब वहाँ पे केवल लाशें और लाशें ही मिली चारों तरफ। इसमें क्या हुआ? जो महात्मा गांधी थे, इस अंग्रेजों की जब ये मतलब बात सुने, उनको तो गुजरात में छोड़ दिया था पकड़कर। तो जब वो महात्मा गांधी जब सुने इस बारे में तो उनको बहुत आहत हुआ और बोला इस छोटे अंग्रेजों पर हम कभी भरोसा नहीं करेंगे। और जैसे ही उनको पता चला महात्मा गांधी को, उसने क्या किया? अपना कैसरे हिंद का उपाधि लौटा दिया। महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का उपाधि लौटा दिया। और जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सर और नाइटहुड की उपाधि जो थी उसको लौटा दी उन्होंने। और एक शंकर नायर थे। इन तीनों लोगों से ही मुख्य रूप से सवाल पूछे जाते हैं। तो एक शंकर नायर थे। शंकर नायर जी ने क्या किया कि वायसराय के जो मंत्रिमंडल था उससे जो उसमें वो थे उससे वो इस्तीफा दे दिए। वो बोले हमको नहीं रहना है तुम्हारी मंत्रिमंडल में, इस्तीफा दे दिए, जो शंकर नायर थे। इसी में क्या हुआ? जब अंग्रेज जो थे आनन फानन में क्या हुआ? इन्होंने ओ डायर को सस्पेंड करके क्या किया? ये अपने मतलब जगह भेज दिए। जहाँ पे? कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में भेजा। इंग्लैंड में ओ डायर का स्वागत किया गया तलवार देकर कि तुमने बहुत अच्छा कार्य करके वहाँ पे आया है, ये लो तलवार लो। तलवार देकर ओ डायर का स्वागत किया गया। और इधर भारतीय लोग विरोध कर रहे थे। और इसी विरोध के मतलब एथी में हंटर आयोग का गठन किया गया अंग्रेजों के द्वारा। हंटर आयोग का गठन किया गया और कहा गया कि जाइए पता लगाइए कि मुख्य रूप से हुआ क्या है, कितने लोग मारे गए हैं। तो हंटर आयोग में ही क्या हुआ था? 3 भारतीय थे और 5 कौन थे? अंग्रेज थे। तो 3 भारतीय 5 अंग्रेज थे हंटर आयोग में। और इन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और कहा कि मात्र 379 लोग मरे हैं। देख रहे हैं इन दोगले अंग्रेजों को? ये बोल रहे हैं केवल 379 लोग मरे हैं। लेकिन उस समय भारतीय संगठन भी थी हमारी। भारतीय संगठन आपको बताए हैं कांग्रेस। कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष में मदन मोहन मालवीय। तो कांग्रेस ने अपने मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया और बोला कि आप पता लगाइए। इसने कहा कि जो हुआ वो सरासर गलत हुआ और इसमें 1600 लोगों की मौत हुई है। और जबकि ये हंटर आयोग बोला था कि उस समय परिस्थिति के अनुसार जो किया गया वो बिल्कुल सही था और इसमें मात्र 379 लोग मरे हैं। अब एग्जाम में ये दोनों देता है तो आप इन दोनों को याद रखिएगा। समझ में आया? इसी में क्या था? जो ओ डायर के लंदन गया, इसको तलवार दिया गया। लेकिन इसी में एक हमारे जो उधम सिंह जी थे, पंजाब के सरदार भाई, 1.25 लाख एक लड़ावा। समझ में आया? तो ये उधम सिंह जी थे। अभी वो जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो वो बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल के थे। ठीक 20 साल बाद, उस समय तो वो छोटे थे, ठीक 20 साल बाद वो क्या हुआ? लंदन पहुंचे और बोले हम इस ओ डायर को छोड़ेंगे नहीं, उसको मार के दम लेंगे। तो इधर से पैसा वैसा लेकर लंदन गए। वहाँ पे बंदूक खरीदे और बंदूक खरीद के 1-2 बार प्रैक्टिस किए, चला कर चल रहा है कि नहीं, अच्छे से निशाना उशाना लगा लिए। और उसके बाद से पता कि ये ओ डायरवा रहता कहाँ पे है। तो जाकर इंग्लैंड में पता किए, यही कहा यही घर है इसका। तो पहुँचे वहाँ पे घर पर और बोले, देखिए 20 साल में आदमी का ना चेहरा बदल जाता है। 20 साल पहले आप लोग भी ऐसे नहीं होंगे आपका भी चेहरा कुछ और होगा। तो 20 साल के बाद ना आदमी का चेहरा बदल जाता है। जब वो ओ डायर के घर गए, दरवाजा खटखटाए तो ओ डायर ही दरवाजा खोल रहा है। पूछ रहा है हु इज ओ डायर? कह रहा है हम है। कहा है? कौन हो तुम? कह रहा तुम्हारा यमराज, स्पेशल डिप्यूटी हुए हैं तुमको पहुँचाने के लिए भगवान के पास। मारे ठाए ठाए ठाए। बोले याद करो
1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, तुमने ही आदेश देकर हमारे मतलब हजारों की संख्या में भाइयों को मतलब हत्या कराया था, हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। और एक बात याद रख लो, तुम हमारे घर में घुस कर मारोगे तो हम भी तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। इंग्लैंड को एक सबक सिखाया गया कि अगर तुम इंडिया में जाकर मारोगे तो हम भी इंग्लैंड में आएंगे और तुम्हारे घर में घुस कर मारेंगे। और वहाँ पे ओडायर को उन्होंने 3 गोली मारी, धाए 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 ओडायर चल बसा। समझ में आया? तो ये थे हमारे वीर उधम सिंह जी, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर ओडायर के घर में घुसकर ओडायर को मार दिया। तो ये था ओडायर का। ओडायर मर गया और उसके बाद से पुलिस आई, कहाँ मारा है, 3-4 गोली बचल है, गिरफ्तार करके चुपचाप ले चलो वरना तुमको भी मारेंगे। तो लेकर गया, सब केस उसका सुनवाई। अंग्रेज सब छोड़ता थोड़ी था, फांसी दे देता था। इनको भी फांसी हो गया, लेकिन ये हमारे देश के एक वीर सपूत थे जो फांसी पर लटक गए। तो ये उधम सिंह जी थे। और अंग्रेजी पत्रकार भी मतलब बोले हैं इसके बारे में, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है इसके बारे में बहुत गलत हुआ ये। इसमें अंग्रेजी पत्रकार भी बोला था कि भारत की विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए ये मतलब जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड के जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनको भारत आकर जलियांवाला बाग हत्याकांड वाली जगह पर घुटने टेक कर भविष्य में इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और ये बात सही भी हुआ। आप देखिएगा 2013 में डेविड कैमरन जो थे वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, और इधर जो थे मनमोहन सिंह जी थे, इधर भी सरदार जी 1.25 लाख में 1 लड़ावा, और उधर थे डेविड कैमरन। वो जब भारत आए तो वो जलियांवाला बाग हत्याकांड में घुटने टेक कर वहाँ पे माफ़ी मांगे थे कि ये जलियांवाला बाग नहीं होना चाहिए था, बहुत गलत काम है ये। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। गांधी युग में तुर्की का विभाजन रद्द हुआ था तो क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन हो गया। और खिलाफत आंदोलन क्या हुआ था, खिलाफत आंदोलन सफल रहा, तुर्की का विभाजन रद्द हो गया। उसके बाद से 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। रॉलेट एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी एक्ट, इसके तहत में, समझ में आया। इसी के विरोध में क्या हो रहा था, एक ऐसा कानून था, अपील भी नहीं कर सकते हैं, दलील भी नहीं कर सकते हैं, वकील भी नहीं रख सकते हैं, ऐसा एक कानून था। इसमें क्या हुआ था, जो रॉलेट एक्ट था, रॉलेट एक्ट जो था 19 मार्च 1919 को पारित कराया गया। महात्मा गांधी ने इसको काला कानून कहा। स्वामी श्रद्धानंद ने कर मत दो आंदोलन चलाया 30 मार्च 8 अप्रैल में महात्मा गांधी बोला कि हम भी पंजाब में जाएंगे इस आंदोलन में भाग लेने के लिए, लेकिन महात्मा गांधी को क्या किया गया, गिरफ्तार करके ले जाकर गुजरात में छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से महात्मा गांधी इसमें सम्मिलित नहीं हो पाए। पंजाब में सैफुद्दीन किचली और सत्यपाल मलिक का गिरफ्तारी हो गया था, जिसकी वजह से लोग क्या कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को। इस समय क्या हुआ था, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। बैसाखी का त्यौहार 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का त्यौहार मना रहे थे। देखिए, जो किसान लोग होते हैं वो बैसाखी के त्यौहार से पहले मतलब गेहूं की खेती होती है, तो पूरे अच्छे से गेहूं की अपना कटाई वगाई कर लेते हैं और मतलब बहुत खुशी मनाते हैं, उसी को बैसाखी के त्यौहार के रूप में वो सेलिब्रेट करते हैं। तो वहीं बैसाखी का त्यौहार ये लोग मना रहे थे 13 अप्रैल 1919 को। और इसी दिन उन्होंने क्या किया, जलियांवाला बाग में जाकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। इस समय बैसाखी का त्यौहार था। तो इसका सूचना जो था वो हंसराज ने दे दिया। अंग्रेजी गवर्नर ओडायर ने आदेश दिया किसको, गोरखा रेजिमेंट के सेनापति आर डायर को। आर डायर ने क्या किया, सेनाओं पर जो सेना था उसका वो जाकर क्या किया, गोली चलवा दिया। और गोली चलवाया तो इसमें क्या था, महात्मा गांधी ने कैसरे हिंद का उपाधि लौटा दी, सर और नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी, शंकर नायर ने वायसराय के मंत्रिमंडल पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से जांच के लिए हंटर आयोग बैठा, जिसमें 3 भारतीय थे, 5 अंग्रेज थे, 379 लोग की मृत्यु हुई इनके अनुसार। और कांग्रेस के जो नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय समिति का गठन हुआ, इन्होंने कहा कि 1600 लोगों का मृत्यु हुआ है। वो डायर का स्वागत किया गया लंदन में तलवार देकर, लेकिन आफ्टर 20 साल मतलब 20 साल के बाद उधम सिंह पहुंचे और उसका भी फाइल निपटा दिए। समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको ये सब क्लास समझ में आ रहा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।